सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ अपना फर्स्ट लैक्चर इकनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन लैक्चर होगा। पहले एक आप ओवरव्यू वेखांगे किहड़े चैप्टर्स आप कवर करने इकनॉमिक्स के उस तो बाद अपना मेन लैक्चर स्टार्ट होगा। सो स्टार्ट करते हैं इकनॉमिक्स नूं। देखो जो इकनॉमिक्स है एक टैक्नीकल सबजैक्ट है, इसे करके लैक्चर स्टार्ट करने तो पहला ही कह रही हाँ कि कोई भी डाउट अराइज होंदा गा इकनॉमिक्स नूं लैके सो वो तुसीं मैनूं नाल पुछना गा। एंड इकनॉमिक्स के विच आपां कंसैप्ट ते ज़्यादा जोर देवांगे एंड मेरी कोशिश रहूगी कि जिन्ना सिंपल तरीके तो मैं समझा सकां। थोड़ी टैक्नीकैलिटीज़ वाला अपना सबजैक्ट है इकनॉमिक्स, ठीक है। सो इकनॉमिक्स के विच जो है आपां स्टैटिक पोर्शन के नाल नाल करंट का पार्ट भी करना है। लास्ट 1 ईयर दे विच जो भी डिवेलपमेंट्स हुई, जो भी चेंजेस हुए या फिर कोई न्यू स्कीम आई है वो सब जो आप करंट दे विच करांगे। जिवें एग्जाम्पल लै लीए जो 3 फार्म बिल्स आए अपने जिहदे करके काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। सो इहो जिहा की हैगा इन 3 फार्म बिल्स दे विच प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ये सारी गल्लां आपां डिस्कस करांगे। उस तो बाद जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट उहदे विच चेंजेस किए गए हैं या फिर होर भी जो स्कीम्स आई ने नवीं वो सब अपना करंट का पोर्शन होगा। पर पहला आपां जो है स्टैटिक पार्ट कवर करांगे। जिवें आपां एनवायरनमेंट दे विच कीता सीगा, पहला स्टैटिक पोर्शन होगा उस तो बाद आपां करंट के न्यूज़ कवर करांगे, ठीक है। सोर्स मैं पहले ही दस दिनी हाँ। देखो स्टूडेंट्स मैंने काफ़ी पूछ लेंगे कि सोर्स की है। वैसे तो मैं ये कहनी है कि इस टाइम पे जे टाइम घट है तो बुक्स नूं रहण दो, लैक्चर नूं वधिया तरीके तो समझ लो, नोट्स समझ के बनाओ तो ईजी हो जाऊगा। पर फिर भी कोई स्टूडेंट फॉलो करना चाहता है सोर्स तो एक तो अपनी माइक्रो एंड मैक्रो की बुक होंदी है, माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स। ये 9th क्लास की बुक है, सॉरी 11th क्लास की बुक है, ठीक है। इनू तुसीं पढ़ सकते हो। अपने जो सिलेबस है अपने सिलेबस के विच माइक्रो वाला पार्ट ज़्यादा नहीं होंदा गा, थोड़ा बहुत ही है वो मैं एक्सप्लेन कर देवांगी अज, ठीक है। ज़्यादातर अपने को मैक्रो इकनॉमिक्स ही होंदी है। डिफरेंस की होंदा वो भी मैं हुण एक्सप्लेन करांगी। सो एक तो ये बुक हैगी है, बाकी कोई स्टैंडर्ड बुक करना चाहता है तो स्टैंडर्ड बुक के विच 2-3 ऑप्शन है। एक तो रमेश सिंह की बुक होंदी है इंडियन इकोनॉमी की, एंड एक जो है वो संजीव वर्मा की बुक होंदी है। सो कोई भी तुसीं फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं जी, देख लें एक ओवरव्यू कर लें भी किहड़े चैप्टर्स आप कवर करांगे इकनॉमिक्स के विच। सब तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि इकनॉमिक्स हुंदी की है। कोई भी सबजैक्ट आप स्टार्ट करते हैं पहला मैं एक्सप्लेन करती हाँ भी आप क्यों स्टडी कर रही है, ये आप स्टडी की करना था। सो फर्स्ट अपना आ ही होगा व्हाट इज इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स के विच आपां की कुछ स्टडी करांगे, इकनॉमिक्स किहदे नाल डील करदा हैगा वो सब मैं एक्सप्लेन करांगी व्हाट इज इकनॉमिक्स के विच। उस तो बाद नैक्सट आपां वेखांगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की टाइप कितनी होंदी है, ये 2-3 तरीके तो आप क्लासीफाई कर सकते हैं। जिवें कि एक तो माइक्रो एंड मैक्रो इकनॉमिक्स होंदी है, उवें एक ओपन इकोनॉमी होंदी है, क्लोज्ड इकोनॉमी होंदी है, ठीक है। एक अपनी जो है सोशलिस्टिक होंदी है, एक कैपिटलिस्टिक होंदी है, एक मिक्सड इकोनॉमी होंदी है। सो ये सब आप कवर करांगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी दे विच। उस तो बाद आप वेखांगे कि इंडिया की इकोनॉमी किस टाइप की है, इंडियन इकोनॉमी की टाइप की है। एंड इंडिया की इकोनॉमी के विच ट्रेंड्स आप वेखांगे जिहदे विच अपना मेन आऊगा प्लैनिंग। नाम सुनिया होगा पंचवर्षीय योजना, हुण नहीं होंदी बट पहला होंदी सीगी। जो 5 ईयर प्लैन्स है उहदे बारे आप डिस्कस करांगे इस वाले लैक्चर दे विच। नैक्सट आप वेखांगे रिफॉर्म्स। इंडियन इकोनॉमी के विच जो भी रिफॉर्म्स किए गए हैं 1991 के विच जो एक मेजर रिफॉर्म किया गया सीगा जिन्हों आप शॉर्ट दे विच LPG रिफॉर्म्स कह देंगे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इस चैप्टर के विच आप कवर करांगे कि रिफॉर्म्स करने की लोड़ की पई, इहो जी की सिचुएशन अराइज हो गई सी, एंड रिफॉर्म्स करने तो बाद जो है की इंपैक्ट पिया सीगा रिफॉर्म्स का, वो सब आप इस लैक्चर के विच करांगे। नैक्सट आप वेखांगे इनफ्लेशन। इनफ्लेशन इनू आप हिंदी के विच महंगाई कह देंगे, काफ़ी इंपोर्टेंट चैप्टर है अपना। सो इनफ्लेशन किन्ने टाइप का होंदा गा, इनफ्लेशन होंदा क्यों है, इसका रीजन आप वेखांगे।
ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟਸ ਆਣਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੋਣਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਇਨ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਕੁਐਰੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੌਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਸੈਂਸੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, BSE ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਆਊਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ MSME ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ MSME ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫੰਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਆਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ बैंकिंग, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये दो चैप्टर अपने। बैंकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, SBI ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, RBI ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਨਾਬਾਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਂਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋ LIC ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੌਣ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक अपना चैप्टर होंगे गा एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर बारे आप जो भी स्कीम्स चल रही हैं एट प्रेजेंट वो आप गल करांगे। उस तो बाद फूड मैनेजमेंट नू लैके भी काफ़ी स्कीम्स अपनी होंगी है, जिमें कि एक अपना एक्ट है नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, वो आप इस लैक्चर के पढ़ांगे। सो ये अपना एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट नू लैके लैक्चर होगा। उस तो बाद एक्सटर्नल सैक्टर वाले चैप्टर के देखो इंडिया की जो इकोनमी है वो एक ओपन इकोनमी है, क्लोज्ड इकोनमी नहीं हैगी। क्लोज्ड इकोनमी का मतलब है कि इंडिया अगर इंडिया क्लोज्ड इकोनमी होंदा दैन इंडिया जो भारत देश नाल ट्रेड नहीं करता होंदा। बट एट प्रेजेंट सिचुएशन की है कि अपनी जो इकोनमी दैट इज़ ओपन इकोनमी एंड इंडिया का बाकी देशों नाल भी ट्रेड चलता है। सो एक एक्सटर्नल सैक्टर भी अपना आ जाता है। ये अपने कुछ कंसैप्ट्स क्लीयर होंगे, जिमें कि फॉरेक्स रिजर्व की होंदा है, ठीक है, बाकी कुछ इंस्टीट्यूशंस बारे आप गल करांगे। सो ये अपना सब एक्सटर्नल सैक्टर के कवर होगा। एंड अपना जो लास्ट लैक्चर्स बचेंगे पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर के आप वेखांगे कि किन्ने टाइप का टैक्स होंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स किहड़े होंगे, रिग्रेसिव टैक्स किहड़े होंगे हैं, ठीक है, GST अपना टैक्स स्ट्रक्चर के ही आ जाऊगा। उस तो बाद जो पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस के आप मेनली डील करांगे बजट के नाल। बजट के जो भी टर्म्स यूज होंगी है, जिमें कि रेवन्यू रिसीट की होंगी है, कैपिटल रिसीट की होंगी है, ठीक है, स्टेजिस ऑफ इनैक्टमेंट आप ऑलरेडी पॉलिटी के कवर कर चुके हैं। बट जो टर्म्स यूज होंगी है बजट के आप कवर करांगे इकोनमी के, ठीक है। सो कुछ टर्म्स आ जाएगी। उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट की होंगी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की होंगे, कैपिटल अकाउंट की है, करंट अकाउंट की है, ये सब अपना जो है कवर हो जाएगा इन वाले लैक्चर्स के। सो ये अपनी इकोनमी होगी। एंड प्लीज़ इनू ध्यान नाल समझो एंड कंसैप्ट नू समझना है। कंसैप्ट समझ आ गया तो इकोनमी समझ आ जाऊगी, अदरवाइज इकोनमी समझ नहीं होगी, काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है। सो स्टार्ट कर दिए। व्हाट इज इकोनॉमिक्स?
ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਲਈ। ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਨੀਡਸ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੋ ਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਨੀਡਸ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਆਪਣੇ ਏਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। 4 ਜੋ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਗਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੇਬਰ। ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ। ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗੇ 4 ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸੋਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਉਗਾਏ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ।
डेफिनेशन भी लिख लो, डेफिनेशन तो और क्लियर हो जाऊगा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ different activities which leads to maximum profit। ये बहुत सिंपल जी डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ਦੀ स्टडी करते हैं जिन एक्टिविटीज़ तो अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ डिफरेंट एक्टिविटीज़ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। पूरे इकोनॉमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 4 ही एक्टिविटीज़ होगी। फर्स्ट इज कंजप्शन, कोई कंज्यूमर है किसी चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੀ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ दैट इज़ प्रोडक्शन। ठीक है, कोई प्रोड्यूसर जो है कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहेगा, वो ब्रेड बना रहेगा, बटर बना रहा है, कुछ भी चीज़ वो बना रहेगा, सो ये आ जाएगा अपना प्रोडक्शन दे विच। थर्ड अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये पता होगा कि इन्वेस्टमेंट करके आप जो अपना स्टॉक इनक्रीज करते हैं, आप लैंड के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर मशीन के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप अपना जो कैपिटल स्टॉक है उन्होंने इनक्रीज करें, ये अपना एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी है। एंड फोर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ दी एक्सचेंज। एक्सचेंज के विच अपना आ जाऊगा सैल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, सो ये 4 अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। सो इन्हीं की स्टडी जो है अपने इकोनॉमिक्स के विच होंदी है एंड यही वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैगी जिन्हों का यूज़ करके जो कोई भी अपना प्रॉफिट नू मैक्सिमम कर सकता है। ठीक है, किस तरीके तो कोई कंज्यूमर है, आप जो है कंज्यूमर है हुण, ठीक है, आप कोई चीज़ लैके आने हैं दैन वो अपनी नीड फुलफिल करे। आप मान लो चाय पत्ती की लोड़ हैगी एंड वो चाय पत्ती जो अवेलेबल हैगी मार्केट के विच, दैन उन्होंने आप लैके आ रहे हैं, अपनी जो नीड्स जो सी वो फुलफिल हो रही है। उस तो बाद जो प्रोडक्शन है ये प्रोड्यूसर आ जाऊगा। प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन करके जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेच रहे हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो है कंज्यूमर भी कर सकता है, प्रोड्यूसर भी कर सकता है। अगेन उस तो जो है प्रॉफिट ही होंगे। एंड वन इज़ एक्सचेंज। सो ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ ने जिन्होंने स्टडी आप इकोनॉमिक्स के विच करते हैं एंड इन्हीं एक्टिविटीज़ का एक एफिशिएंट यूज़ करके जो है कोई भी प्रॉफिट को मैक्सीमाइज कर सकता है। आई होप मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करता है ये बारे हुण क्लीयर होगा कि इकोनॉमिक्स के विच आप स्टडी की करनी है। एंड यही एक जो है मेजर चैलेंज भी होंगे गा। इनू आप एग्जाम्पल तो भी समझ सकते हैं। लैंड का ही आप एग्जाम्पल ले लीए, ठीक है, कोई अपनी जमीन हैगी हुण इस जमीन पर देखो की कुछ हो सकता है। इस जमीन पर जो फार्मर है वो अपनी खेती कर सकता है। ठीक है, जो मान लो कोई रियल एस्टेट का किसी का बिजनेस है वो जो है बिल्डिंग्स बना सकते हैं। जो गवर्नमेंट सैक्टर है वो की चाहूगा कि ये कोई हॉस्पिटल खोल दिता जाए या कोई स्कूल खोल दिता जाए, बट लैंड तो एक ही है ना, काम किन्ने हो सकते हैं। सो इनू किस तरीके तो यूज़ किया जाए इस लैंड को कि जो सारे अपने कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है एंड ओवरऑल जो पीपल है वो जो है उन्होंने वेलफेयर हो सके, यही डील करता अपना इकोनॉमिक्स के विच। एंड यही चैलेंज भी होंगे इकोनॉमिक्स का। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स के विच अपना की आ जाऊगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है कि की चीज़ प्रोड्यूस करनी है, किस तरीके तो प्रोड्यूस करनी है एंड किन्ना ले प्रोड्यूस करना है। जिवें आप इस एग्जाम्पल तो ही समझ सकते हैं भी इससे करना की है, लैंड से करना की है, किस तरीके तो करना है। किस तरीके का मतलब है कि उहदे विच कैपिटल का यूज़ होगा, मशीनरी का यूज़ होगा या फिर उहदे विच लेबर का यूज़ होगा। ठीक है, मैन पावर का यूज़ होगा। सो इस तरीके तो अपनी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होंदियां ने, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होंदियां ने। जिहदे विच कैपिटल का ज़्यादा यूज़ है वो कैपिटल इंटेंसिव हो जाती है, जिहदे विच लेबर का ज़्यादा यूज़ होंदा गा वो लेबर इंटेंसिव हो जाती है। ठीक है, या फिर इस लैंड पे जो है वो स्कूल खोलना है, कोई हॉस्पिटल खोलना है, कोई होर काम करना है जिहदे तो लोगों की जो नीड्स है फुलफिल हो सके। सो रिसोर्स अपना लिमिटेड है, इससे की प्रोड्यूस करना, किस तरीके तो प्रोड्यूस करना है एंड किन्ना लई प्रोड्यूस करना, दिस इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। यही चैलेंज भी होंगे इकोनॉमी का। सो ये अगर एफिशिएंट हो जाए ना, इनू समझ लिया जाए दैन जो है आप मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम वेलफेयर कर सकते हैं लोगों का।
यही अपना डील करता बस इकनॉमिक्स तो, यही अपनी इकनॉमिक्स होंगी है। आई होप क्लीयर होया होगा हम तक। फिर भी कोई डाउट हो तो मैंने पूछ लियो। सो ये सी अपना इकनॉमिक्स। हुण इकनॉमिक्स जो है अपनी दो टाइप की, जब ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं इकनॉमिक्स को, दैन दो टाइप की होंगी है। वन इज माइक्रो इकनॉमिक्स एंड एक अपनी होंगी है मैक्रो इकनॉमिक्स। माइक्रो इकनॉमिक्स जो है ये डील करता है इंडिविजुअल लैवल पे, मतलब आप एक परसन को लैके चलता है माइक्रो लैवल, मतलब छोटे लैवल पे डील करता है इकोनॉमी को। छोटे लैवल पे मान लो सपोज करो फार्मर ही है, फार्मर एक परसन है, ठीक है, इंडिविजुअल है। सो फार्मर जो है ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक लैंड है, उस लैंड पे वो किहड़ी फसल उगावे कि उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमम होवे, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम्स अपनी आ जाएगी माइक्रो इकनॉमिक्स के जो कि डील करता है इंडिविजुअल नो, ये एक परसन की प्रॉब्लम को लिया जाता है, ठीक है। वो एक बिजनेस फर्म भी हो सकती है, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, बट छोटे लैवल पर गल होंगी है, ठीक है। जिमें कि आ लैंड हैगी है फार्मर कोल, वो एक ऑप्शन वो है कि राइस उगाना है, ठीक है। राइस के अलावा वो दो ऑप्शन होर है, एक टर्म इतों क्लीयर हो गया अपन। दो ऑप्शन है, एक है शुगर केन गन्ना एंड एक है वीट जो गेहूँ होंगी है। सो जो राइस नहीं उगाता है दैन वो दो ऑप्शन है, शुगर केन एंड वीट। जो शुगर केन उगाता है दैन उन्होंने प्रॉफिट होंगे सपोज करो 1000 रुपीज़ का। जो वीट उगाता है दैन उन्होंने प्रॉफिट होंगे सपोज करो 600 रुपीज़ का। दैन जो अल्टरनेटिव है राइस का, जो अल्टरनेटिव है, दो अल्टरनेटिव सीगे, इन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट कि हो रहा है शुगर केन के। शुगर केन के जो प्रॉफिट हो रहा 1000, इनू आप कह देंगे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जो है क्वेश्चन आ चुका है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किनू कह देंगे हैं, यदि डेफिनेशन लिखना चाहो तो वैसे मैं एग्जांपल समझाता। इट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव की शुगर के यदि जो वैल्यू है 1000, दैट इज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सो ये अपना हो गया माइक्रो इकनॉमिक्स जो कि छोटे लैवल पर डील करता है, इंडिविजुअल लैवल पर डील करता है। माइक्रो इकनॉमिक्स के आप स्टडी करते हैं डिमांड की होंगी है, ठीक है। कंज्यूमर है डिमांड करूँगा कुछ ना कुछ, मैनू इन्ना किलो आटा चाहिए, मैनू इन्ने किलो प्याज चाहिए, वो अपनी डिमांड है, ठीक है। प्रोड्यूसर है तो सप्लाई करूँगा, किसी ने जो है मतलब प्याज उगाए हैं, उन्हें वो प्रोड्यूस किया, वो प्रोड्यूसर बन गया, ठीक है, वो सप्लाई कर देगा। सो ये माइक्रो इकनॉमिक्स आप डील करते हैं डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। बाकी जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, वो सब मैटर अपने माइक्रो इकनॉमिक्स के नहीं होंगे, इस करके अपने सिलेबस के माइक्रो इकनॉमिक्स नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि डिमांड की है, सप्लाई की है, वो मैं हम एक्सप्लेन कराँगी। जो मैक्रो इकनॉमिक्स है, नाम तो ही क्लीयर हो रहेगा मैक्रो, जो कि बड़े लैवल पर डील करता है, ये अपना पूरी इकोनमी को लैके चलता, ठीक है। ये आप एक परसन की गल की सी, ये जो भी कंट्री हैगी वो जो टोटल पॉपूलेशन है उन्होंने प्रॉब्लम्स को डील करता है मैक्रो इकनॉमिक्स। आप ये भी कह सकते हैं कि जो मैक्रो इकनॉमिक्स है वो इकोनमी एज अ होल में डील करता है, ठीक है। ये आप डिमांड एंड सप्लाई लिए एक परसन की, ठीक है, जो भी डिमांड है एंड जो एक प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा। इस अपने जो कंसैप्ट आएंगे दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब है कि टोटल डिमांड कितनी है, इतने एक परसन की डिमांड सही, इतने जो है टोटल परसन जो भी है कंट्री के उन्होंने डिमांड कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है किसी भी कमोडिटी की, जो है कल होंगी है मैक्रो इकनॉमिक्स। बाकी जो अपने कंसैप्ट होंगे इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, मनी, ठीक है, ये सब आप डील करते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स के नाल। सो पहला आप आज के लैक्चर में आप डिमांड एंड सप्लाई में समझ लेंगे, एक बेसिक है आपने समझना जरूरी है। उस तो बाद आप मैक्रो इकनॉमिक्स ही स्टार्ट करांगे। सो हैडिंग बना लो थ्योरी ऑफ डिमांड, या फिर इनू लॉ ऑफ डिमांड भी कह देंगे हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड का मतलब तो पता ही होगा, डिमांड की होंगी है कि कोई भी चीज़
ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। देखो जो डिमांड है वो कई फैक्टर्स से डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। पहला फैक्टर तो यह है कि जिस चीज़ की डिमांड हो रही है उसका प्राइस कितना है, रेट कितना है, ठीक है। जो चीज़ महंगी होंगी है उसकी डिमांड कम होंगी है, ठीक है। आप ज़्यादा लेके राजी नहीं होंगे बिकॉज अपनी जो इनकम है वो लिमिटेड होंगी है, ठीक है। सो कमोडिटी के प्राइस के फर्स्ट फैक्टर जिहदे ते डिमांड डिपेंड करती है दैट इज़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की होंगी है, जो भी अपने गुड्स होंगे है, वो कोई फ्रिज है, प्याज है, आटा है, जो भी होंगे वो अपनी कमोडिटी के विच ही होंदा है, ठीक है। सो जिस कमोडिटी की डिमांड हो रही है उसका प्राइस कितना है। जे प्राइस हैगा ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड ऑटोमैटिकली कम हो जाएगी, आप उस चीज़ की मंग ही नहीं करांगे, आप क्यों लवांगे जो प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। जे प्राइस हैगा कम, वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, जो प्राइस कम है दैन आप चाहांगे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को खरीद लिया जाए, ठीक है। सो अपनी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो इसी का फर्स्ट फैक्टर जिससे अपनी डिमांड डिपेंड करती है। उस तो बाद सैकेंड फैक्टर अपना जो है दैट इज़ दी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के विच अपने दो कंसैप्ट होंगे हैं, एक है सबस्टिट्यूट गुड्स का एंड एक है कंप्लीमेंटरी गुड्स का। पहला आप देखते हैं सबस्टिट्यूट गुड्स की होंगे हैं। सबस्टिट्यूट गुड्स वो होंगे हैं जिन्होंने आप एक दूजे के नाल सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जिमें कि एग्जाम्पल ले लीए टी एंड कॉफ़ी, टेस्ट लगभग सेम ही है दोनों का। मान लो टी अवेलेबल नहीं हैगी तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी अवेलेबल नहीं हैगी तो आप टी पी सकते हैं। सो टी एंड कॉफ़ी जो है ये सबस्टिट्यूट गुड्स है। इन्हों का प्राइस जो है एक दूजे को डिटरमाइन करता डिमांड को किस तरीके तो। सपोज करो कि कॉफ़ी का प्राइस इनक्रीज़ हो गया, कोई कॉफ़ी पीने वाले परसन से एंड कॉफ़ी का प्राइस काफ़ी इनक्रीज़ हो जाता है। सो कॉफ़ी की जगह टी भी पी सकते हैं, है ना। सो इस केस दे विच टी की जो डिमांड है वो इनक्रीज़ हो जाएगी। प्राइस कॉफ़ी का इनक्रीज़ होया, डिमांड जो टी की इनक्रीज़ हो रही है, ये अपना होंदा सबस्टिट्यूट गुड्स के विच, ठीक है। एक का प्राइस इनक्रीज़ हो रहा है वो करके ये डिमांड तो कम होगी बिकॉज प्राइस ज़्यादा हो गया, पर यदा जो सबस्टिट्यूट गुड्स है ना टी, वो डिमांड इनक्रीज़ हो जाएगी। ये होंदा अपने सबस्टिट्यूट गुड्स। सैकेंड जो है कंप्लीमेंटरी गुड्स। कंप्लीमेंटरी गुड्स वो होंगे है जो इकट्ठे यूज होंगे हैं। एग्जाम्पल है लो ब्रेड एंड बटर। हुण कोई परसन ब्रेड लेन जाऊगा बटर भी लऊगा, है ना, दोवें इकट्ठे यूज हो रहे हैं। इंक एंड पेन का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। सो ये की है कि एक का प्राइस वधूगा तो दूजे की डिमांड कम होगी। ये उल्टा हो रहा सीगा, मान लो बटर का प्राइस इनक्रीज़ हो गया, बटर का प्राइस वधिया, रेट वधिया, सो ब्रेड जो है ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, बटर का प्राइस ज़्यादा हो गया, बटर में कोई ले नहीं सकूगा, कला ब्रेड खा के की करूँगा कोई, है ना। सो ये है अपने कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। ये एक का प्राइस इनक्रीज़ करके दूजे की डिमांड इनक्रीज़ हो रही सी। ये एक का प्राइस जो इनक्रीज़ हो रहा है, दूजे की डिमांड कम हो रही है। ये फर्क होंगे सबस्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स के विच, ठीक है। आई होप क्लीयर होगा। सो ये अपना सैकेंड फैक्टर जिहदे अपनी डिमांड डिपेंड करती है कि वो सबस्टिट्यूट गुड्स है फिर कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स है, वो आप देखते हैं दैन आप देखते हैं कि प्राइस कितना इनक्रीज़ होएगा, ठीक है जी। थर्ड फैक्टर जो अपना है दैट इज़ द इनकम। ओबवियसली गल है, जो डिमांड है वो डिपेंड करती है इनकम पे। अपनी इनकम ज़्यादा है तो आप डिमांड भी ज़्यादा करांगे, मंग ज़्यादा करांगे, ठीक है। आपको कपड़े लेने हैं, कोई आप मतलब कितने घूमन फिरन जा रहे हैं, वो भी अपनी डिमांड ही क्रिएट हो रही है। खाना खा रहे हैं, बाहर तो खाना ले रहे हैं, ये सब अपनी डिमांड के आ जाता है। सो इनकम अपनी जो इंक्रीज़ कर रही है दैन डिमांड भी अपनी इंक्रीज़ करती है। नॉर्मल गुड्स के तो अपना इदा ही होंगे, पैसे अपने को ज़्यादा है तो आप कंज्यूम भी ज़्यादा करांगे, डिमांड भी अपनी ज़्यादा हो जाएगी। इनू आप कह देंगे हैं ये अपना नॉर्मल गुड्स का केस है, ठीक है। इनू आप कह देंगे पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, मतलब कि इनकम दे इंक्रीज़ करके डिमांड इंक्रीज़ हो रही है।
बट ये एक एक्सैप्शन हैगी है। एक्सैप्शन की है कि अपनी इनकम तो इंक्रीज हो रही है बट जो डिमांड है वो कम हो रही है। नॉर्मल गुड्स के नहीं होगा, उन्होंने आप एक अलग टर्म तो जानते हैं, दैट इज इनफीरियर गुड्स। इनफीरियर गुड्स वो गुड्स होंगे हैं जिन्हों की डिमांड कम हो जाती है इनकम के इंक्रीज करके। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, कोर्स ग्रेन्स है ना, ये आप ये ले सकते हैं कि अपने को पनीर के पैसे तो आप मूंग की दाल क्यों खाइए। ठीक है, प्राइस कम है पर अपने को पैसे ज़्यादा है, यदा प्राइस कम है पर फिर भी आप इस चीज़ को नहीं लै रहे। ठीक है, आप कोर्स ग्रेन्स लै रहे, आप मूंग की दाल नहीं लै रहे, आप पनीर खा रहे हैं, इन्हों आप कहते हैं इनफीरियर गुड्स। ठीक है, जिहदे इनकम तो वधी है, इनकम इंक्रीज होने करके जो डिमांड जो है इन गुड्स की वो इंक्रीज नहीं हुई, डिमांड जो है वो कम हो गई है। यहो जे गुड्स को आप इनफीरियर गुड्स कह देंगे हैं। ठीक है, ये अपना पॉजिटिव इनकम इफेक्ट सीगा, ये जो अपना नैगेटिव इनकम इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सो ये अपना थर्ड फैक्टर जिहदे अपनी डिमांड डिपेंड करती है कि जनरली अपने जो केस होंगे ये नॉर्मल गुड्स के केस होंगे है कि अपनी इनकम बढ़ती है तो आप क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करते हैं, अपनी डिमांड बढ़ जाती है। उस तो बाद फोर्थ फैक्टर जो अपना है दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सो कोई भी कमोडिटी आप बाय करनी है अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से भी डिपेंड करता है, फिर जो उस टाइम फैशन के चल रहा वो आप ज़्यादा डिमांड करते हैं। सो ये सब अपना आ जाता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के। एंड फिफ्थ इज फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस कह सकते हैं, फिर फ्यूचर एक्सपैक्टेशन कह सकते हैं। फ्यूचर एक्सपैक्टेशंस का भी फर्क पैंदा वा डिमांड से। किस तरीके तो एग्जाम्पल लो कि आप स्पैक्यूलेशन कर ली कि फ्यूचर दे विच जो है वो गोल्ड महंगा हो जाऊगा। सो आज ही आप करांगे, मान लो किसी की 1 साल बाद जो है शादी है एंड उन्हें गोल्ड पाना गा। सो वो की करूँगा कि आज ही जाके वो गोल्ड ले लूगा बिकॉज हुण प्राइस कम है एंड उन्हें जो है स्पैक्यूलेशन की है कि फ्यूचर के जो है गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। सो इस केस के जो है अपनी क्वांटिटी की जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड या फिर आप डिमांड ही कह सकते हैं, डिमांड जो है इंक्रीज हो गई। क्यों आपको लग रहा है कि फ्यूचर के प्राइस इंक्रीज होने वाला है। वाइस वर्सा ले सकते हैं कि फ्यूचर के जो है प्राइस कम होने वाला है, दैन आप रुक जावांगे भी आप फ्यूचर के उन्होंने बाय करांगे, हुण बाय नहीं करना है, उस केस के अपनी डिमांड कम हो जाएगी। सो ये कुछ फैक्टर्स है जिन्हों पर अपनी डिमांड डिपेंड करती है। सो ओवरऑल जो आप लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड वो कहता है कि प्राइस दे इंक्रीज करके जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाती है, यही अपना लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड की कहता है कि अपना किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया दैन उसकी जो डिमांड है उस कमोडिटी की वो कम हो जाएगी। ठीक है, प्याज का प्राइस बढ़ गया, सपोज करो 100 kg हो गया, 100 रुपीज़ पर kg हो गया, वो डिमांड ऑटोमैटिकली कम हो जाएगी। यही अपना लॉ ऑफ डिमांड कहता है। जो आप ग्राफिकली देखिए इस साइड लिख लो प्राइस एंड ये अपनी आ जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड। सो इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों का। ठीक है, प्राइस जो इन्ना सीगा, प्राइस जो इन्ना सीगा दैन अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड सी वो सिर्फ इन्नी सी। प्राइस जो है इन्ना आ गया, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड जो है इन्नी ज़्यादा हो गई। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप होंदा गा, इहो जिहा ग्राफ आपां नूं वेखण नूं मिलदा गा प्राइस एंड क्वांटिटी के केस दे विच। ये अपना हैगा डिमांड का केस। ठीक है, डिमांड के केस दे विच आपां कंज्यूमर नूं लैके चल रहे हैं बिकॉज डिमांड कौन क्रिएट करता, कंज्यूमर ही करते हैं, आप ही करते हैं, आपने कोई चीज़ बाय करनी है। सो डिमांड भी आप क्रिएट करेंगे, आप कंज्यूमर है इस केस दे विच। ਇਹਦੀ एक एक्सैप्शन भी होंगी है। एक्सैप्शन दे विच अपने गिफन गुड्स आ जाते हैं। जनरली तो की होंदा है कि प्राइस वधिया तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जो गिफन गुड्स है ना ये जो गिफन गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो इन्हों की क्वांटिटी डिमांडेड भी ज़्यादा हो जाती है। ये अपनी एक एक्सैप्शन है टू दी लॉ ऑफ डिमांड। गिफन गुड्स के अपने कुछ लग्जरी आइटम्स आ जाते हैं।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਨਕਲੀ ਹੋਵੇ ਹੀਰਾ, ਅਸਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੋਈ ਜੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੌਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਿਫਟ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਿਫਟ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਿਫਟ ਗੁੱਡਸ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਟੂ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਇਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਫਟ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਕਮ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਡਿਮਾਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। लॉ ऑफ सप्लाई या फिर थ्योरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई तो पता ही होगा किसी चीज़ की जो सप्लाई होंगी है, कितना मीट्रिक टन या फिर किन्ने केजी ਉਹਦੀ जो सप्लाई हो रही है, या नंबर से भी सप्लाई हो रही है। डिमांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਸਪਲਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ठीक है, इस केस में आप कंज्यूमर नहीं है, प्रोड्यूसर है। ये आप प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू तो देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई की कहता है, या फिर आप जनरली समझ भी सकते हैं कि सपोज करो आप कोई चीज़ आपने प्रोड्यूस की है, सपोज करो बिस्किट प्रोड्यूस किए हैं, एंड उन बिस्किट्स का जो है वो प्राइस इनक्रीज हो गया। ठीक है, प्राइस वध गया। प्राइस कदों वधदा हुंदा है? जो डिमांड वधदी है ना, उदों प्राइस वधदा है। ये भी आप गल करांगे आगे। ठीक है, प्राइस वध गया। प्राइस वधन करके आप चाहांगे कि ज़्यादा तो ज़्यादा बिस्किट प्रोड्यूस किए जाए, अपने ज़्यादा तो ज़्यादा बिके, बिकॉज आपको प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, इस करके प्राइस वधिया तो अपनी जो क्वांटिटी सप्लाई सीगी वो भी इनक्रीज हो जूगी। सो ये जो रिलेशन होंदा डायरैक्ट रिलेशन होंदा, इस साइड आप प्राइस लै लीए, इस साइड आप क्वांटिटी लै लीए। इस टाइप का ग्राफ आपको वेखण नूं मिलदा है थ्योरी ऑफ सप्लाई दे विच। प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू तो सोचना है आप कोई चीज़ प्रोड्यूस की है, वह प्राइस इनक्रीज हो गया, आपको तो प्रॉफिट चाहिए, प्राइस इनक्रीज होया तो आप सोचांगे कि होर ज़्यादा प्रोडक्शन की जाए बिस्किट्स से, एंड उन्होंने होर ज़्यादा सप्लाई किया जाए। सो इस केस दे विच जो क्वांटिटी सप्लाई है वो इनक्रीज कर जूगी प्राइस के इनक्रीज नाल। जो प्राइस इन्ना सीगा, सिर्फ इन्नी ही क्वांटिटी आप बनाई सी, कोई फायदा तो है नहीं, ये सोचिए भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह सब कट के भी कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, बट अपना प्राइस इन्ना चला गया, दैन आप जो है प्रोडक्शन इनक्रीज की, वो जो है सप्लाई इनक्रीज की। सो एक डायरैक्ट रिलेशनशिप होंदा गा लॉ ऑफ सप्लाई के विच। उस तो बाद जो फैक्टर्स हैं जिहदे ते सप्लाई डिपेंड करती है, वो भी सेम ही फैक्टर है जो अपने डिमांड के आप वेख्या सीगा। वैसे अपने एक जे लॉ ऑफ डिमांड तुहानूं समझ आ गए, ये फैक्टर समझ आ गए, तो सप्लाई अपने आप ही समझ आ जाऊगा। एग्जाम के कोई क्वेश्चन आए इस तो रिलेटेड तो आप मतलब उन्होंने सोल्व कर सकते हैं, इन्ना मुश्किल नहीं होगा। बस अपनी जो एक कॉमन सेंस जो इत्थे लानी होंदी है कि डिमांड है तो किस साइड तो सोचना है, सप्लाई है तो किस साइड तो सोचना है। सो जो माइक्रो इकनॉमिक्स है ये आप इन्ना ही करांगे, इस तो ज़्यादा नहीं करांगे। एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होंदी है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम कदों होंदा गा जदों जिन्नी डिमांड की गई है उन्नी ही सप्लाई हो जाए। मान लो जो है आप 20 पैकेट बिस्किट के डिमांड किए थे एंड आप 20 पैकेट बिस्किट की सप्लाई हो रही है, मतलब डिमांड इक्वल हैगी सप्लाई, तो उस पॉइंट अपना इक्विलिब्रियम आ जाता है। एंड हर एक कंट्री की एक टेंडेंसी होंगी है कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन को मेनटेन करके रखना। ठीक है, सो सप्लाई का अपना यहो जिहा कर्व होंदा, इस साइड प्राइस है, इस साइड क्वांटिटी है। सप्लाई का कर्व आप इस साइड इस तरीके का वेख्या एंड जो डिमांड का कर्व है अपना इस तरीके का होंदा। ये जो पॉइंट है जिथे दोवें मीट कर रही हैं, इत्थे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, ये अपनी पोजीशन हैगी है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, सो माइक्रो दे विच आपां इन्ना ही करांगे।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣਾ ਗਾ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।